RHB जूनियर अकाउंटेंट। ये सिलेबस है जिसमें 30 क्वेश्चन अदर सब्जेक्ट्स के हैं और 90 क्वेश्चंस अकाउंट्स सेक्शन के। बट अकाउंट्स में डिफरेंट सेक्शंस हैं, अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग, जिसके बारे में अभी थोड़ी देर में हम बात करेंगे डिटेल में। साथ ही एक चीज़ और ध्यान देने वाली है, जो एस्पिरेंट्स RSM SSB जूनियर अकाउंटेंट, RSM SSB जूनियर अकाउंटेंट्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये क्लासें यूज़फुल है, क्योंकि अकाउंट्स का जो सिलेबस है वो लगभग सेम है, 99% सेम है, 99%। तो इस क्लासेस से वो लोग भी फ़ायदा ले सकते हैं। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं शॉर्ट में सिलेबस के बारे में। अभी जो भी मैं बात करूँगा सिर्फ RHB जूनियर अकाउंटेंट के लिए बात करूँगा। आपको सबको पता होगा 50 उसके अंदर पोस्ट है, रिजर्वेशन होराइजन सब जानते हैं, और रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं वेबसाइट पे जाके। 40% आपका पासिंग है और ये 40% कम्प्रहेंसिव है। कम्प्रहेंसिव का मतलब होता है कि इन तीनों में मिलाकर आपका 40% आना चाहिए। ठीक है, आपका जो लेवल रहेगा मैथमेटिक्स और कंप्यूटर, इसको छोड़ दें तो फिर आपका 12th क्लास का लेवल रहना चाहिए, और मैथमेटिक्स और कंप्यूटर जो है आपके 10th क्लास से सेकेंडरी लेवल के आएंगे। उसके अलावा MCQ होता है, ठीक है, कोई बताने वाली बात नहीं है। नेगेटिव मार्किंग जो रहेगी वो 1/3 रहेगी, नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/3। ओके, अब सिलेबस की बात कर लेते हैं। हमारा टेक्निकल पार्ट, जो टेक्निकल पार्ट है सेक्शन B RHB जूनियर अकाउंटेंट के लिए, उसमें पहला पार्ट है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। ओके, तो ये जो है अकाउंटिंग प्रोसेस, BRS, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, अकाउंटिंग ऑफ डेप्रिसिएशन, रिसीट एंड पेमेंट्स, सिंगल एंट्री सिस्टम, पार्टनरशिप, फंडामेंटल, रिकंस्ट्रक्शन। तो ये जो पार्ट है इसको हम शॉर्ट में कह देंगे अकाउंटेंसी। ओके, और इसका जो लेवल रहेगा वो 11 + 12th क्लास। अगर ये लेवल भी आप लोग ठीक से समझ पाते हैं, ये लेवल आप तैयार कर लेते हैं, तो आप 100% इसमें अच्छे नंबर ला सकते हैं। ग्रेजुएशन लेवल BCom का जो लेवल है वो उतना नहीं आएगा। ठीक है, और जो टॉपिक्स भी अगर आप इसमें ध्यान से देखेंगे 11th और 12th क्लास के हैं, वो हम लोग जो हैं तैयार करेंगे NCERT की पैटर्न पे। हालांकि ये स्टेट गवर्नमेंट की है, तो RBSE के जो सिलेबस हैं आपको वहाँ से भी थोड़ा सा देखते रहना चाहिए, लेकिन जो टेक्निकल पार्ट है वो हम यहाँ से कवर करेंगे। ठीक है, सेकंड इसके अंदर पार्ट है बिजनेस मेथड्स। बिजनेस मेथड जो है अकाउंटेंसी से लगभग अलग ही होता है कुछ। अगर मैं शॉर्ट में बात करूँ तो ये रहता है आपका थ्योरिटिकल मतलब आपको रटना पड़ता है। ठीक है, तो हम इसको इस तरह से पढ़ेंगे कि ये रटना नहीं पड़े हमें। हम इसके जो कॉन्सेप्ट हैं जो शॉर्ट में हम सीख सकते हैं, वो कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम बात कर लेंगे। और जब हम ये चीज़ पढ़ेंगे अकाउंटेंसी पढ़ने के बाद में बिजनेस मेथड्स ये हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएंगे। ठीक है, तो वो कोई घबराने वाली बात नहीं है। जितने भी ये सब चीज़ें हैं, कुछ आपके BCom में आती है, कुछ BCom में आती है, कुछ MBA में भी आती है, BBA में भी आती है, ये कुछ 12th क्लास में भी आ जाती है। तो ये सब जो है थ्योरेटिकल पार्ट होता है, और थ्योरी जो है अगर हम सिर्फ थ्योरी मान के पढ़ेंगे तो हम लोग ठीक से नहीं पढ़ पाएंगे। हमें इसको ये मान के चलना है कि ये हमारे को कॉन्सेप्चुअली आ जाएगा। ठीक है, थर्ड सेक्शन है ऑडिटिंग। ठीक है, ऑडिटिंग लगभग थ्योरी, ये भी थ्योरी सब्जेक्ट है, बट डायरेक्ट अगर हम इसको पढ़ेंगे तो इसको भी हमको रटना ही पड़ेगा। लेकिन जैसे मैंने पहले बोला, हम इसको नहीं रटेंगे, हम इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, शॉर्ट में कॉन्सेप्ट समझेंगे, कीवर्ड समझेंगे, उसके बाद में ये रटने वाली ज़रूरत हमको नहीं रहेगी। आगे चलते हैं। इंडियन इकोनॉमिक्स बहुत ही मतलब इजी सब्जेक्ट है, उसमें कुछ ऐसा खास नहीं है। इकोनॉमिक्स जो है आपका एक मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है और एक माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स समझने का टॉपिक है, कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, और जो आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स है ये डेटा ओरिएंटेड है। ओके, ये डेटा ओरिएंटेड है। तो ये दोनों भी हम इकोनॉमिक्स के अंदर कवर करेंगे, कोई बड़ी इशू नहीं है, ये सब बहुत इजी चीज़ें हैं, फटाफट हम लोग इसको समझ पाएंगे। उसके बाद बात करते हैं दो चीज़ें। ये दो चीज़ें
इन दो एग्ज़ाम में सबसे अलग है। अगर आप तैयारी करते हैं पीएसयू एग्ज़ाम्स की या जेवीवीएनएल के एग्ज़ाम्स की या अदर कॉरपोरेशन के एग्ज़ाम्स की, तो आप पाएंगे कि वहाँ पर ये टॉपिक कभी भी नहीं होते हैं। ठीक है, तो राजस्थान सर्विस रूल्स सारे सर्विस रूल्स नहीं है, हालांकि इसमें वॉल्यूम 1 है और उसके बाद जीएफ एंड एआर। ओके, फाइनेंशियल रूल्स। ओके, ये इसके अंदर पार्ट में है। तो ये दो चीज़ें हैं जिनको हम लास्ट में करेंगे, एकदम लास्ट में, क्योंकि अगर आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं तो ये दो चीज़ें आप पहले मत उठाइए, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग है और काफ़ी हद तक ये बोरिंग है। एज एन अकाउंट्स प्रोफेशनल हम भी इन दो को पहले रिकमेंड नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये बात है आपके सिलेबस की। अगर हम वेटेज की बात करें तो यहाँ तो आपको पता ही है कि 60% वेटेज है, सॉरी। इसमें आपका हो गया टोटल 150 क्वेश्चंस हैं और 90 यहाँ है, तो ये आपका 60% का वेटेज है, जो कि बहुत ज़्यादा है। अब हम इस 60% वेटेज की बात कर रहे हैं। ठीक है, उस 60% वेटेज का आप मान के चलिए कि ये जो अकाउंट्स है ये उस 60% वेटेज का 50% कवर होता है। 50% आपके अकाउंट्स कवर करती है एंड अदर 50, और जो अदर टॉपिक्स हो गए जिसमें आपकी इकोनॉमिक्स हो गई, बिजनेस मेथड्स हो गए, ऑडिटिंग हो गई, वो सब अदर 50% है। तो हम एबीसी एनालिसिस में हमेशा बिलीव करते हैं। एबीसी एनालिसिस क्या कहता है कि जो टॉपिक कम मेहनत के हैं, कम मेहनत है, ओके, कम एफर्ट है, लेकिन आपको मार्क्स ज़्यादा देते हैं, तो हमें पहले वो टॉपिक करने चाहिए। ठीक है, बहुत सारे टॉपिक ऐसे होते हैं जहाँ पर मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है लेकिन मार्क्स उनके बहुत कम आते हैं, तो हमको वो टॉपिक्स भी करने हैं बट लास्ट में करने हैं, क्योंकि टाइम जो है वो बहुत कम है। और जैसे बात कर लेते हैं हम आर एस एम एस एस बी के लिए, आर एस एम एस एस बी, हालांकि ये अभी मैटर थोड़ा डाउट में है और लिटिगेशन में चल रहा है। इसकी डेट थी 17 सितंबर, बट हमें नहीं लगता कि ये 17 सितंबर में करवा पाएंगे। इनको लगभग अक्टूबर 23 में एग्ज़ाम करवा पाएंगे। सेकंड बात कर लेते हैं हम आर एच बी। हालांकि ये आर एच बी कोई भी एम्बिगुटी में नहीं फंसी है अभी तक, कोई भी इसमें संशय नहीं है, और इन्होंने जो डेट दी है वो दी है सितंबर 2023। अब ये सितंबर में 30 भी हो सकता है और 15th भी हो सकता है, बट 15 से पहले नहीं होना चाहिए। ओके, तो आप मान के चलिए कि आपके पास में आज के दिन से लेकर तकरीबन तकरीबन 30 डेज़ हैं आर एस एम एस एस बी और आर एच बी दोनों के लिए। तो आर एच बी हमारा, क्योंकि मेन टारगेट आर एच बी है, लेकिन जो एस्पिरेंट आर एस एम एस एस बी जूनियर अकाउंटेंट तैयारी कर रहे हैं वो इसमें वीडियोस देख सकते हैं। यहाँ से भी अगर उनको कोई यूज़फुल कंटेंट मिलता है तो देख सकते हैं, बट हमारा फोकस रहेगा आर एच बी जूनियर अकाउंटेंट के लिए। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं अकाउंट्स, क्योंकि ये आपको सिलेबस समझ में आ गया है। हम टॉपिक टू टॉपिक चलेंगे, पहले ये करेंगे, फिर ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, इस तरह से आगे जाएंगे। जब हम पहले इन सबको कर लेंगे उसके बाद फिर हम बिजनेस मेथड्स में आएंगे। डायरेक्ट बिजनेस मेथड्स या ऑडिटिंग अगर हम पढ़ेंगे तो हमको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, तो बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी, मैं ये मान के चलता हूँ कि यहाँ पर बीकॉम के स्टूडेंट्स भी है, बीए के स्टूडेंट्स भी है, बीसीए के स्टूडेंट्स भी है और अदर्स भी हैं। अदर्स मतलब जिनकी बीकॉम ऑनर्स में रही हो, तो ये सारे हमारे पास में यहाँ पे हो सकता है स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि सभी लोग एलिजिबल हैं। अगर सीए इंटर और सीए में इंटर की बात करूँ तो शायद उन लोगों को इन क्लासेस की इतनी ज़रूरत नहीं है और इन बेसिक टर्मिनोलॉजी की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बट अभी हमारा फोकस है इन सभी स्टूडेंट्स के लिए। ये सभी स्टूडेंट जो कि कॉमर्स के भी हैं और नॉन कॉमर्स के भी हैं, उनको बेसिक टर्मिनोलॉजी की एक बार ब्रीफ नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि जब जब हम बात करेंगे टर्मिनोलॉजी की, फिक्स असेट, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंस, इनकम, रेशोज़, अकाउंट्स पेबल, अकाउंट्स रिसीवेबल, तो कन्फ्यूज़न नहीं आना चाहिए कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। हमको टेक्निकल बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि उस टर्म का क्या टेक्निकल बैकग्राउंड है। ओके, ठीक है, तो फर्स्ट हमारे लिए है एंटिटी।
एंटिटी का मतलब क्या है? एक इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस। क्या मतलब होता है एंटिटी का? एक इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस। और अकाउंट्स के पर्सपेक्टिव में हम बिजनेस एंटिटी बोलते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? बिजनेस एंटिटी, जैसे कि कोल इंडिया, टाटा मोटर, आईटीसी लिमिटेड एक्सेट्रा। तो फॉर एग्जांपल मैं एक बात करता हूँ कि जैसे राम है, राम एक बिजनेस एंटिटी है क्या? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, अगर राम एक प्रोपराइटर है, ठीक है। बट राम का एक ट्रेड नेम होगा, उस ट्रेड नेम को क्या बोलेंगे हम? बिजनेस एंटिटी, ठीक है। अब आगे मैं बात करता हूँ राम एंड श्याम सन्स, ये एक बिजनेस एंटिटी है। राम प्राइवेट लिमिटेड, ये एक बिजनेस एंटिटी है। उसके अलावा राम लिमिटेड, ये एक बिजनेस एंटिटी है। ओके, तो जब भी बिजनेस एंटिटी की बात करेंगे, वो राम भी हो सकता है, राम श्याम भी हो सकता है, राम प्राइवेट लिमिटेड हो सकता है, और राम लिमिटेड भी हो सकता है। तो ये शॉर्ट में आपको बिजनेस एंटिटी को एंटिटी ही बोला जाता है। ट्रांजैक्शन, सेकंड क्या है? ट्रांजैक्शन। जो भी अकाउंटिंग से रिलेटेड चीज़ें होती है वो सब ट्रांजैक्शन कहलाती है इन शॉर्ट। जैसे कि कोई भी सामान खरीदना, ओके, कहीं से पैसा मिलना, रिसीट ऑफ मनी। उसके अलावा क्रेडिटर्स को पेमेंट, इस क्रेडिटर वर्ड को भी हम समझेंगे अभी, क्रेडिटर को पेमेंट्स, ठीक है। इनकरिंग एक्सपेंडिचर, एक्सपेंसेस करना, ये सब जो है ट्रांजैक्शन कहलाती है। तो अगर शॉर्ट में बात करेंगे ट्रांजैक्शन, तो ट्रांजैक्शन का मतलब होगा किसी भी तरह का लेन देन। ओके, उसके बाद करते हैं असेट्स। असेट्स क्या है, ये थोड़ा सा एक बार आप ध्यान से समझिएगा। असेट्स आर इकोनॉमिक रिसोर्सेज। ओके, ये क्या है? इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं जिनको एक्सप्रेस किया जाता है मॉनेटरी टर्म्स में। ओके, मॉनेटरी टर्म्स में इनको किया जाता है एक्सप्रेस। अभी जैसे मान के चलते हैं, फॉर एग्जांपल सुपर बाज़ार है, एक सुपर मार्केट है, उसके पास में क्या है? ट्रक्स हैं। ट्रक से वो क्या करते हैं? डिलीवरीज करते हैं। तो ये जो ट्रक है इनके लिए क्या है? ये जो है ट्रक, इनके लिए क्या है? असेट है। क्यों असेट है? क्योंकि ये इनको इकोनॉमिक बेनिफिट देते हैं, इकोनॉमिक बेनिफिट्स, ठीक है, इकोनॉमिक बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं। तो कोई भी ऐसा आइटम जो क्या दे? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, वो हमारे लिए क्या हो जाएगी? असेट हो जाएगी। यानी कि एक स्टेशनरी के ट्रेडर, एक स्टेशनरी का ट्रेडर है, उसके पास में एक एयर कंडीशन लगा है, वो क्या हो जाएगा? असेट। करेक्ट बात है। बट उसके लिए जो पेन है, पेपर है, ये क्या है? ये एसेट है क्या? ये एसेट नहीं है। ओके, फॉर एग्जांपल फर्नीचर का एक मैन्युफैक्चरर है, फर्नीचर का एक मैन्युफैक्चरर है, ठीक है। उसके पास में एक कटिंग मशीन है, कटिंग मशीन, वो उसके लिए क्या है? असेट। करेक्ट, तो उसके लिए है असेट, क्योंकि जो कटिंग मशीन है उससे वो अपना काम कर पाता है, वो उसको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोवाइड करती है, भविष्य में होने वाले बेनिफिट्स उसको प्रोवाइड करती है, जो कि मॉनेटरी टर्म्स में होते हैं, ठीक। असेट, देन आफ्टर दैट लायबिलिटी। लायबिलिटीज़ आर ऑब्लिगेशन, इसको ध्यान से देखिएगा। ऑब्लिगेशन, तो ऑब्लिगेशन होती है या फिर डेट हो सकते हैं, दैट एन एंटरप्राइज हैज़ टू पे एट सम टाइम इन द फ्यूचर, जिनकी ऑब्लिगेशन तो है बट अभी पेमेंट की नहीं है, आज से बाद की है, चाहे आज से 1 घंटे बाद की हो, चाहे 1 साल बाद की हो, फ्यूचर ऑब्लिगेशन है। तो इनको हम क्या बोलेंगे? क्रेडिटर बोलेंगे, ठीक है। क्रेडिटर दो तरह के हो सकते हैं, करंट एंड नॉन करंट, ठीक है। तो करंट के लिए जैसे हम बात कर लेते हैं, देखिए कोई भी चीज़ है, असेट हो, जैसे असेट में भी लिख देते हैं हम लोग करंट और नॉन करंट। तो असेट हो चाहे लायबिलिटी, दोनों ही करंट और नॉन करंट कैटेगरी में बांटी जाती है। करंट कैटेगरी 12 मंथ्स तक जो लायबिलिटी रहती है आपकी पेमेंट की, करंट में आती है, और नॉन करंट मतलब अदर देन करंट लायबिलिटी, वो सब क्या होती है? नॉन करंट लायबिलिटी। ओके, तो दो कैटेगरीज में इनको बांटा जाता है, क्योंकि जब हम आगे बढ़ेंगे
तो हम बड़े फ्लो में बोलेंगे करंट लायबिलिटी है, नॉन करंट लायबिलिटी है, करंट असेट है, नॉन करंट असेट है, तब कंफ्यूज नहीं होना है। कैपिटल, ओके, कैपिटल क्या है? एक पैसा, कोई भी जो प्रोपराइटर है, पार्टनर है, कंपनी के प्रमोटर्स हैं, वो इन्वेस्ट करते हैं उस वेंचर में। जब वो कैपिटल को इन्वेस्ट करते हैं तो उस चीज़ की वजह से उनका एक राइट पैदा हो जाता है कंपनी में या उस फर्म में। और सेकंड या नहीं तो थर्ड क्लास में हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट्स, ओके, कन्वेंशंस। जब ये चीज़ें हम पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पर हम बात करेंगे कि ये सेपरेट एंटिटी होती है। तो जब थर्ड क्लास या सेकंड क्लास, शायद थर्ड क्लास में ये कवर होगा, देख लेना। तो जब वहाँ पर ये कवर होगा तो वहाँ पर ये कैपिटल का मीनिंग आपको ठीक से समझ में आएगा। अभी के लिए थ्योरी आप पढ़ लीजिए, बेसिक बेसिक आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। फिर उसके बारे में बात करते हैं सेल्स। अच्छा, एक चीज़ बताइए, सेल इज इक्वल टू सेल्स, हाँ या ना? नहीं, सेल इज़ नॉट इक्वल टू सेल्स। ओके, जब हम बात करते हैं सेल्स, तो ये बात कर रहे हैं हम अकाउंटिंग एस्पेक्ट की, ठीक है। ऐसे ही जो परचेजेस होती है, एक होती है परचेज, एक होती है परचेजेस। तो परचेजेस क्या है? अकाउंटिंग एस्पेक्ट। तो सेल्स का मतलब क्या है? सेल्स रेवेन्यूज फ्रॉम गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, कोई मैन्युफैक्चरर हो सकता है, कोई सर्विस प्रोवाइडर हो सकता है। सर्विस प्रोवाइडर जैसे कि जियो टेलीकॉम, ओके, एयरटेल, इन टेलीकॉम इंडस्ट्री। गुड्स में जैसे कि फॉर्च्यून, ये गुड्स प्रोवाइड करते हैं। तो जो ये सर्विसेज या गुड्स प्रोवाइड करते हैं, उनसे जो रेवेन्यूज़ मिलता है उनको क्या बोलेंगे हम? सेल्स। सेल्स कैसे कैसे हो सकती है? कैश में, जैसे कि हम रिटेल में जो खरीदते हैं दुकानदार से, नॉर्मली हम कैश में खरीदते हैं। क्रेडिट सेल्स, जो डिस्ट्रीब्यूटर इन रिटेलर्स को देता है, वो कैसे देता है? क्रेडिट में, ओके। उसके बाद बात करते हैं रेवेन्यूज़। रेवेन्यूज़ और सेल्स में बड़ा सा बेसिक डिफरेंस है, ठीक है। सेल्स हमने क्या बताया? गुड्स और सर्विसेज उनको प्रोवाइड करने से हमको जो रेवेन्यू मिलता है वो सेल्स कहलाता है। बट रेवेन्यूज़ इंक्लूड ऑल, ओके। रेवेन्यूज़ का मतलब, आपका रेवेन्यूज़ का मतलब हो गया सेल्स प्लस अदर रिसीट। अदर रिसीट का मतलब क्या होता है? कई जगह है, एक सेकेंड। अदर रिसीट का मतलब हो गया, जैसे कि आपको डिविडेंड मिलेगा, हो सकता है आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा हो, आपने किसी को लोन दे रखा हो तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, हो सकता है आपने कमीशन कमाया हो। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, दिस प्लस सेल्स, ये सारी चीज़ें मिलके क्या बनेगी? रेवेन्यू, ओके। तो रेवेन्यू और सेल्स में बड़ा बेसिक डिफरेंस है। अगर हम बोलेंगे इनकम फ्रॉम समथिंग, दैट कैन बी सेल्स, दैट कैन बी रेवेन्यू। जब हम बात करेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, रेवेन्यू, हालांकि इस आरएचबी के अंदर इतना डिटेल नहीं आएगा, फिर भी बेसिक सा बता दे रहा हूँ। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज सेल्स, एंड सेकंड होता है अदर इनकम, अदर इनकम। तो जब इन दोनों को जोड़ देते हैं कंसोलिडेटेडली, हम इनको रेवेन्यू बोल सकते हैं। आगे चलते हैं, एक्सपेंस एंड एक्सपेंडिचर। इसको कंफ्यूज नहीं करना है आपको। एक्सपेंस, एक्सपेंस बेसिकली हम बात कर सकते हैं, नॉर्मली रिकरिंग नेचर का होता है, ठीक है। जैसे कि रेंट, वेजेस, सैलरी, इंटरेस्ट, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब हो गया आपका एक्सपेंस, ठीक है। एक्सपेंस क्या होता है कि हमने कोई सर्विस कंज्यूम करी, कोई मटेरियल कंज्यूम किया, उसके एस्पेक्ट में जो भी खर्चा होता है उसको क्या बोल देते हैं हम? एक्सपेंस। वहीं इनको एक साथ ही समझेंगे। वहीं एक्सपेंडिचर क्या होता है? एक्सपेंडिचर में हम नॉर्मली नॉन रिकरिंग एक्सपेंस करते हैं। नॉन रिकरिंग एक्सपेंस का मतलब होता है जैसे कुछ परचेज करते हैं, परचेज करते हैं, जैसे कि कोई एसेट हम खरीद लेते हैं, ठीक है, बिल्डिंग खरीद लेते हैं, मशीनरी खरीद लेते हैं, ठीक है।
एक लाइन आप बस ध्यान से याद रखिएगा, इफ़ द बेनिफिट ऑफ एक्सपेंडिचर इज एग्जॉस्टेड विद इन अ ईयर, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, विद इन अ ईयर इट इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस। ठीक है, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसको क्या बोलते हैं शॉर्ट में, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो अगर पेपर में पूछ ले रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो हम कह सकते हैं कि जो 12 महीने के अंदर बेनिफिट दे देते हैं अपना, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है। ऑन द अदर हैंड बेनिफिट ऑफ एन एक्सपेंडिचर, जो अभी हम बात कर रहे थे परचेजेस, ठीक है, लास्ट फॉर मोर देन ए ईयर, एक साल से ज़्यादा इसका बेनिफिट हमको प्रोवाइड होता है, जो ये बताया। ठीक है, प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब क्या है, एक सिंपल सी लाइन है, द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर ए पीरियड इट्स ओवर इट्स एक्सपेंसेस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। सिंपल, जो पी एंड एल में हमारा प्रॉफिट आता है वो क्या है, वो प्रॉफिट है, बस बात खत्म। इससे ज़्यादा कुछ इसमें समझने का नहीं है। गेन, गेन क्या है, गेन आपका इंसिडेंटल होता है। ठीक है, इंसिडेंटल का मतलब होता है कि आपके पास एक मशीनरी थी, ठीक, वो मशीनरी आपके काम नहीं आ रही, जब आपके वो काम नहीं आ रही तो आपने इसको क्या की, स्क्रैप में बेच दी। ठीक है, या एक मशीनरी है जो कि आपकी ज़्यादा खर्चा मांग रही है, ज़्यादा रिपेयर्स मांग रही है, तो आपने क्या किया, उसको बेच दिया और नई ले ली। जब इसको बेचा, सेल किया, तो आपको कुछ पैसा मिला। ठीक है, जब कुछ पैसा मिला तो वो जो पैसा है वो क्या कहलाता है, गेन। ठीक, उसके अलावा कुछ ऐसे केसेस होते हैं जो कि जिनको क्या बोला जा सकता है, जो दिखते नहीं है, ओके, अमूर्त है, जो अमूर्त है यानी कि इंटेंजिबल, इंटेंजिबल है। ठीक है, जैसे कि विनिंग एंड कोर्ट केस, आपके अगेंस्ट कोई कोर्ट केस चल रहा था, आपको उसमें क्षतिपूर्ति मिली, आपने किसी पे केस किया था, उसमें आपको पैसा मिला, तो वो भी आपका गेन कहलाएगा, क्योंकि वो सब क्या है, इंसिडेंटल है। आप बिजनेस क्या चीज़ करने के लिए करते हैं, प्रॉफिट कमाने के लिए। ठीक है, कोई भी बिजनेसमैन प्रॉफिट कमाने के लिए बिजनेस करता है, गेन कमाने के लिए नहीं करता है। गेन हमेशा इंसिडेंटल होता है। ठीक है, ये हो गया गेन। उसके बाद बात करते हैं लॉस। लॉस क्या है, सेम प्रॉफिट के जैसा ही है। ओके, तो लॉस और गेन में ज़्यादा कोई खासा डिफरेंस नहीं होता है, बट लॉस दो तीन तरह का हो सकता है। ठीक है, पहला तरह का लॉस जैसा प्रॉफिट है उसी तरह का पहला लॉस हो गया, यानी कि एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर ए पीरियड। सेकंड होता है, इट रेफर्स टू मनी और मनी इज़ वर्थ लॉस्ट। ठीक है, विदाउट रिसीविंग द बेनिफिट, जैसे कि आपका सामान चोरी हो गया, गुड्स चोरी हो गया, आग लग गई है, आग लग गई, ये सबसे भी तो लॉस हो सकता है, उसको भी लॉस कहेंगे। ठीक है, इसके अलावा इट आल्सो इंक्लूड लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, जैसे अभी हमने ऊपर गेन में एग्जांपल देखा, तो हो सकता है कि आपकी एक मशीनरी है, यहाँ लिख देते हैं, मशीनरी की वैल्यू है 2 लाख रुपए, डेप्रिशिएटेड वैल्यू है 1 लाख रुपए, आपने इसको बेची 50,000 रुपये में, 50,000 रुपये में सेल करी, तो 50,000 रुपये आपका क्या हो गया, ये लॉस हो गया ना, ऐसे। ठीक है, तो लॉस तीन तरह से हो गया, एक तो प्रॉफिट के नेचर का, कि या तो आपको किसी ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, पहला नेचर। सेकंड नेचर कि आपकी कोई मनी वर्थ की चीज़ खराब हो गई, जल गई, चोरी हो गई। तीसरा नेचर जो गेन है उसका अपोजिट। ठीक है, गेन का अपोजिट क्या हो गया कि इंसिडेंटल काम करते हैं उसमें हमको फ़ायदा हो जाता है, और इंसिडेंटल काम करते हैं उसमें अगर हमको नुकसान हो जाता है उसको हम लॉस कह देते हैं। उसके बाद बात करते हैं डिस्काउंट। अच्छा, ये डिस्काउंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इसको मार्क कर देता हूँ मैं, डायरेक्ट क्वेश्चन इस पे बनता है, इसको आप ध्यान से समझिएगा। डिस्काउंट क्या है, देखिए, कोई भी सेलर गुड्स बेचने के लिए कुछ इंसेंटिव देता है, कुछ आकर्षक स्कीमें निकालता है, सब किसी भी नाम से जानी जाए, नेचर सबका डिस्काउंट ही होता है। ठीक है, डिस्काउंट दो तरह से दिया जा सकता है, एक होता है आपका ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट का मीनिंग क्या होता है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ट्रेड डिस्काउंट शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ट्रेड डिस्काउंट का मीनिंग क्या होता है, जो कि सभी पे एप्लीकेबल होता है, नॉर्मली एप्लीकेबल टू ऑल, यानी कि आप किसी शोरूम में जाते हैं और वहाँ पे होता है 5% ऑफ, 50% ऑफ, है ना, एक पे एक फ्री,
ये सब चीज़ें, ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये सब है ट्रेड डिस्काउंट। यानी कि हमने हमारी सेल प्राइस को ही कम कर दिया। इस केस में क्या हो जाएगा, हमारी सेल प्राइस कम हो जाएगी। तो इस डिस्काउंट की कभी भी अकाउंटिंग एंट्री नहीं होती है। सेकंड हमारा होता है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्या होता है कि आपने क्रेडिट में सेल किया, पहले फर्स्ट स्टेप क्या करी आपने, क्रेडिट सेल करी, ठीक है। उसके बाद में आपने लेट्स से कि 60 डेज़ का क्रेडिट पीरियड दे दिया। तो 60 डेज़ में हमारे डेटर को हमें पैसा वापस देना है। अब हम उसको एक स्कीम देते हैं कि अगर आप हमें लेट्स से 30 डेज़ में पेमेंट करेंगे तो हम आपको 2% डिस्काउंट दे देंगे। तो ये जो 2% डिस्काउंट है ना, दिस इज़ कॉल्ड कैश डिस्काउंट। यानी कि कैश डिस्काउंट इज़ बियॉन्ड द ट्रेड डिस्काउंट, यानी कि यहाँ लिख देते हैं बियॉन्ड नॉर्मल डिस्काउंट, या नॉर्मल बोल दो, या इसको हम ट्रेड भी बोल देते हैं, ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। तो ये हो गया आपका कैश डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट जो होता है इसकी एंट्री की जाती है, ये एंटरप्राइज के लिए क्या है, एक्सपेंस है, ठीक है। तो इसकी एंट्री P&L में जाती है, ठीक है। बट ट्रेड डिस्काउंट की अगर बात करें तो एंट्री इसकी नहीं की जाती है। बहुत फेमस और बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन आता है, ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री किस हेड में की जाएगी, तो वो जानबूझ के आपको कंफ्यूज करेगा। आपको वहाँ पे आंसर देना है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव, ओके। अब उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करनी, बस यहाँ तक हमारा डिस्काउंट ख़त्म हो गया। अब बात करते हैं वाउचर, ठीक है। देखिए, जब परचेज़ या सेल की जाती है, कोई खर्चा किया जाता है, कोई इनकम रिसीट होती है, उसके साथ में एक फ़िज़िकल एविडेंस होता है। अब आज के दौर में उसका फ़िज़िकल होना ज़रूरी नहीं है, फ़िज़िकल और डिजिटल दोनों हो सकता है, ठीक है। डिजिटल और फिजिकल किसी भी तरह का हमको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मिलेगा उस ट्रांजैक्शन के सपोर्ट में, जिसको क्या बोलेंगे हम, वाउचर बोलेंगे। जैसे कि अगर हम कोई सामान खरीदते हैं तो हमको क्या मिलता है, उसका परचेज करते हैं तो क्या मिलता है, इनवॉइस मिलता है। इनवॉइस के बेस पे ही तो हम वारंटी क्लेम कर पाते हैं, ऐसा ही है। और कोई चीज़ हम बेचेंगे, सेल्स, तो सेल्स के केस में क्या होगा, इनवॉइस होगा, वो हम क्या करेंगे, इनवॉइस इशू करेंगे, ये क्या है, वाउचर है। उसके अलावा बात कर लेते हैं, लेट से इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी है, ओके। इलेक्ट्रिसिटी के केस में क्या है, जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल होगा वो क्या बन जाएगा, वाउचर बन जाएगा। ये वाउचर जो होते हैं इनकी ऑडिट होती है, इनको क्या बोलते हैं, इनकी ऑडिट होती है, और इस ऑडिट की प्रोसेस को बोलते हैं वाउचिंग, ठीक है, इतना ध्यान रखिए। उसके आगे चलते हैं गुड्स। गुड्स क्या बोला है भाई, गुड्स क्या हो गया, कोई भी सामान, ठीक है, लेकिन बेचने के लिए रखा गया हो, ओके, बेचने के लिए रखा गया हो। अब इसको हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, हालांकि ये पहले हमने डिस्कस कर चुके हैं, फिर दोबारा एक बार डिस्कस कर लेते हैं। पीछे हमने स्टेशनरी वाला एग्जाम्पल लिया था, जैसे कि प्रोडक्ट्स इन विच द बिजनेस इज डीलिंग इन, यानी कि कोई भी सामान नहीं, कौन सा सामान जिसमें हम डीलिंग कर रहे हैं, जिसमें हम खरीद बेच कर रहे हैं, खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं। उसके बाद में किस काम के लिए रखा गया, खरीदने बेचने के लिए, ओके, यहाँ तक ख़त्म हो गया। एग्जाम्पल से इसे समझिए, फर्नीचर का डीलर परचेज करता है चेयर और टेबल, ठीक है, गुड्स है, ठीक है। वाइल फॉर अदर्स इट इज़ फर्नीचर। नहीं आया समझ में, बता देता हूँ। यानी कि एक होता है मेरा ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी बिजनेस। ऑर्डिनरी बिजनेस मतलब जो काम सामान्यतया, सॉरी, करना है। तो फर्नीचर के बिज़नेस वाले को क्या करना है, कुर्सी बेचनी है, टेबल बेचनी है, उसके लिए वो क्या है, गुड्स है। लेकिन अगर मैं कौन हूँ, मैं हूँ साहब सैलून वाला, ठीक है, मैं हूँ सैलून वाला और मैं चेयर को सेल करता हूँ, तो वो मेरे लिए क्या है, गुड्स है, वो गुड्स नहीं है मेरे लिए, ठीक है।
उसका काम नहीं है ना चेयर को बेचना, उसका काम क्या करना है, उसका काम है शेविंग करना, अदर ब्यूटी ट्रीटमेंट करना, ये सारा उसका काम है। तो नॉर्मल जो हमारा बिज़नेस है, ऑर्डिनरी जो हमारा बिज़नेस है, वो काम करने के लिए हमको जो भी सामान चाहिए, खरीदना हो चाहे बेचना हो, वो सब कहलाएगा हमारे लिए गुड्स। ड्राइंग्स, ड्राइंग्स जो होती है, कैपिटल एक पीछे को टर्म थी, कैपिटल भी मैंने छुड़वा दिया था, ठीक से नहीं बताया, और ड्राइंग्स भी मैं अभी ठीक से नहीं बता रहा हूँ। जब हम, याद रखिएगा, जब हम एक कॉन्सेप्ट करेंगे सेपरेट एंटिटी, ठीक है, सेपरेट एंटिटी के अंदर हम कैपिटल, ड्राइंग्स, ठीक है, और इंटरेस्ट, ये तीन बातें करेंगे, ये तीन बातें करेंगे, और उस समय हम ड्राइंग्स को ठीक से समझेंगे। अभी के लिए जो एक लाइन लिखी है, बस उसी एक लाइन को आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद करते हैं परचेजेस। सेल्स हमने देखी, सेम परचेजेस है। परचेज आप कैश में भी कर सकते हो, क्रेडिट में भी कर सकते हो, ठीक है। परचेज़ क्यों करेंगे, रीसेल करने के लिए कर सकते हैं, या फिर फर्दर उसका यूज़ करने के लिए। देखो, परचेज़ के दो केस हो सकते हैं, एक होता है टू रीसेल, ठीक। सेकंड क्या होता है, टू यूज़। यूज़ किस चीज़ में, एज रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल, जैसे कि कार बनाने वाली कंपनी है, वो स्टील इंपोर्ट करती है, स्टील परचेज़ करती है, वो उसके लिए क्या है, परचेज़ है ना, लेकिन उसको रीसेल नहीं करती है, वो उससे क्या करती है, मोल्ड करती है और कार बनाती है, ठीक है। तो ये क्या कर रही है, इसका यूज़ कर रही है, यहाँ नहीं लिखते हैं, तो वो क्या कर रही है, यूज़ कर रही है। वहीं अगर एक रिटेलर है, वो बिस्किट खरीद रहा है, ठीक है, बिस्किट खरीद रहा है और उसको बेच दे रहा है, तो वो क्या है, रीसेल, ठीक है। तो परचेजेस दो चीज़ों के लिए की जा सकती है। स्टॉक, स्टॉक को शॉर्ट में इन्वेंट्री भी बोलते हैं। ये थोड़ा सा आपको हो सकता है, जो नॉन कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, नॉन कॉमर्स के लर्नर्स हैं, उनको अटपटा लगेगा, थोड़ा सा अजीब सी चीज़ें लगेगी, बट आप इसको कम से कम 3 बार पढ़िएगा। 3 बार पढ़ने के बाद में जब आप उसको टर्मिनोलॉजी को याद रख पाएंगे, ब्रेन में जा पाएंगी चीज़ें, तो धीरे धीरे आपको रिलेट होने लगेगी। जब रिलेट हो जाएंगी, उसके बाद में सारी क्लासें आपको ठीक लगेगी। बट हम भी कोशिश करेंगे कि ये जो पहली क्लास है, इसमें जितना हो सके आपको टर्मिनोलॉजी समझा दें, ताकि आगे आपको दिक्कत नहीं आए। और शुरू की जो 3 क्लासें हैं, वो हम बहुत स्लो स्पीड से चलेंगे, बहुत धीरे धीरे चलेंगे, ताकि किसी भी नॉन कॉमर्स वाले बच्चे को दिक्कत नहीं आए, ठीक है। स्टॉक, स्टॉक को अदर नेम क्या है, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री आपके पास स्पेयर्स होते हैं, अदर आइटम्स होते हैं, आपने हो सकता है कोई रॉ मटेरियल लिया, वो भी आपके लिए इन्वेंट्री बनता है। वर्क इन प्रोग्रेस, कोई रॉ मटेरियल लिया, उस पर कुछ प्रोसेसिंग करी, ठीक, और एट द एंड ऑफ द ईयर आपके पास वो बुक्स में है, आपके स्टॉक में पड़ा है, तो वो भी इन्वेंट्री कहलाएगा। फिनिश गुड भी इन्वेंट्री आपके पास कहलाएगा, ठीक है। तो ये कोई ख़ास बात नहीं है, इसका एक कॉन्सेप्ट होता है, और इसके अंदर हालांकि है नहीं, अकाउंट्स में जो हमारा ये सिलेबस है जूनियर अकाउंट्स का, इसमें वो नहीं है। बट टाइम मिला तो एक COGS का एक कॉन्सेप्ट होता है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट रहता है एक, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हम किसके साथ करेंगे, कॉस्ट कॉन्सेप्ट के साथ। कॉस्ट कॉन्सेप्ट के साथ में ये हट नहीं रहा है, ठीक है, इसको काट देते हैं। कॉस्ट कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट के साथ में COGS का एक कॉन्सेप्ट करवाऊंगा मैं, और उस कॉन्सेप्ट में ये जो स्टॉक है उसको एकदम डिटेल से हम समझ लेंगे। हालांकि हमारे जो सिलेबस है उसमें कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं है, ओके, कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं है सिलेबस में, बट स्टॉक का जो कॉन्सेप्ट है, परचेजेस का, इनपुट्स का, ये सब जो कॉन्सेप्ट है, ये हमारे अकाउंटिंग में काम आता है और पेपर में भी देखने को मिल सकता है। तो ये हमको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, इसको हम वहाँ पे डिटेल में समझ लेंगे, स्टॉक के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ठीक है। टर्मिनोलॉजी में स्टॉक जो लिखा हुआ है बस उतना ही होता है, उससे बियॉन्ड कुछ भी नहीं है, ठीक है। स्टॉक दूसरा नाम है जिसका इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री भी कह सकते हैं, स्टॉक इन हैंड भी कह सकते हैं। उसके बाद आता है डेटर्स। डेटर का मतलब क्या होता है हिंदी में, देनदार। अच्छा, एक चीज़ मैं और क्लियर कर देता हूँ कि जो हिंदी मीडियम के हैं, हिंदी ऐसे लिखते हैं, हिंदी माध्यम के जो बच्चे हैं,
ठीक है, 12th में जिनके पास में हिंदी रही हो या ग्रेजुएशन में रही हो, जो नॉन कॉमर्स के हैं। कॉमर्स वालों को तो पता है कि हिंदी में अकाउंटेंसी पढ़ना बड़ा डिफ़िकल्ट है और नहीं पढ़नी चाहिए। जो नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं और जो हिंदी बैकग्राउंड से रहे हैं, उनको भी कोशिश करनी है कि हम इंग्लिश के वर्ड को भी याद करें, उनको भी समझें। क्योंकि देखिए, आपके लिए देनदार भी नया वर्ड है, डेटर भी नया वर्ड है, ठीक है? नॉन कॉमर्स बच्चों की बात कर रहा हूँ। तो जब आपके लिए दोनों ही नए वर्ड हैं, तो क्यों ना आप डेटर वर्ड को याद कर लें, देनदार वर्ड को याद ही ना करें। मान लीजिए कि देनदार वर्ड आपने पढ़ा ही नहीं हो, तो डेटर ही आपको पढ़ना है, डेटर ही आपको देखने को मिलेगा और यही वर्ड आपको टाइप करना पड़ेगा, कहीं भी अकाउंटिंग करनी पड़ेगी, टैली हो चाहे कोई भी अदर सॉफ्टवेयर हो, ठीक है? तो ये एक हिंदी और इंग्लिश का ध्यान रखिएगा। कोशिश करिए कि इंग्लिश में हमको टर्मिनोलॉजी याद हो और आगे भी हमको बहुत काम आने वाली है। हिंदी में आज के दौर में काम नहीं होता है, ठीक है? तो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को थोड़ी सी मेहनत यहाँ पे करनी पड़ेगी। डेटर्स, डेटर्स क्या होते हैं सब? डेटर्स होते हैं पर्सन। ये पर्सन भी मैं बता देता हूँ। पर्सन जैसे वहाँ एंटिटी हमने बताया था ना, एंटिटी याद है? वो एंटिटी ही पर्सन कहलाती है, ठीक है? डेटर्स आर पर्सन, डेटर्स पर्सन होते हैं। एंटरप्राइज जो है हमारा, मतलब हम एंटरप्राइज हैं इस केस में। तो डेटर्स कौन है? जिनको हमने सामान बेचा, यानी जिन्होंने हमसे सामान खरीदा या हमारे से कोई भी सेवाएं ली। अगर हम सर्विस सेक्टर में हैं, तो हमसे सामान खरीदा या सेवाएं ली किस तरह से? उधार। हमने बोला था सेल परचेज कैश भी हो सकती है, क्रेडिट भी हो सकती है, यानी कि उधार में लिया, क्रेडिट में लिया, तो वो हमारे कौन हो जाते हैं? डेटर्स, देनदार, ठीक है? तो जो डेटर्स होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं? क्लोजिंग डेटर्स के अंदर। और क्लोजिंग डेटर असेट आइटम है, तो ये बैलेंस शीट का पार्ट बनता है। बस आपको इतना याद रखना है। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स अपोजिट है, बट रटिएगा मत, ठीक है? इसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। डेटर्स का अपोजिट होता है क्रेडिटर्स, रटिएगा मत। अपोजिट इस सेंस में कहा जा रहा है, आप याद रखिए, अब इसलिए अपोजिट कहा जा रहा है। यानी डेटर्स के केस में आपको क्या बताया गया था कि हमसे सामान खरीदा, हमसे सेवाएं ली, वो हमारे डेटर्स हो गए। हमने जिनसे सामान खरीदा, यानी कि हमने वी परचेज्ड फ्रॉम, हम किससे खरीदते हैं? क्रेडिटर्स से, ठीक है? और यहाँ हम लिख देते हैं वी सेल टू डेटर्स, ठीक है? तो हम खरीदते किससे हैं? क्रेडिटर्स से, और बेचते किसको हैं? डेटर्स को। दोनों ही असेट आइटम है, दोनों ही बैलेंस शीट में दिखाए जाते हैं। डेटर जो होता है वो हमारे लिए एसेट में जाता है और क्रेडिटर्स जो है वो जाता है लायबिलिटी में, ठीक है? अगर कभी कभी शॉर्ट में मैं बोलूँ असेट आइटम है, असेट आइटम, इसका मतलब ये है कि ये बैलेंस शीट आइटम है, ठीक है? आगे चलते हैं। तो टर्मिनोलॉजी जो है इतने बेसिक आपको ध्यान रखने हैं। इसके अलावा थोड़ी बहुत टर्मिनोलॉजी और भी बचती है, जैसे ऊपर थी कहीं पे ये रही टर्मिनोलॉजी, इसके अलावा और भी बचती है, बट पढ़ते पढ़ते ये सारी चीज़ें हमको समझ में आ जाएगी। लाइक हमने एक्सपेंसेस के बारे में, लायबिलिटी के बारे में बात कर ली है, ठीक है? हमने कुछ और बात कर ली है, एसेट के बारे में बात कर ली है। ये जो है वर्ड अलोकेशन, अकाउंट्स पेबल, अकाउंट्स पेबल क्या होता है आपका? क्रेडिटर्स होता है, ठीक? क्या होता है यूएसए में अकाउंट्स पेबल बोला जाता है, इंडिया यूके में क्या बोला जाता है उसको? क्रेडिटर्स, नॉर्मली, ठीक है? डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, नॉर्मली इस तरह से सिस्टम होता है। तो घबराना नहीं है, धीरे धीरे करते करते हमको चीज़ें समझ में आने लगेगी, बट अभी जो टर्मिनोलॉजी बताइए उतनी आपको एक बार पढ़ लेनी है ताकि आपको आगे ईजी रहे, ठीक है? ये हो गया टर्मिनोलॉजी वाला पार्ट। अब उसके बाद बात करते हैं एक छोटा सा 10 मिनट का और कुछ रहेगा, मीनिंग, नेचर, फंक्शन एंड यूजफुलनेस, क्योंकि ये आपके आरएचबी वाले में तो है, शायद उसमें भी होगा, आरएचबी जूनियर अकाउंटेंट में ये है, ठीक है? मीनिंग, नेचर, फंक्शंस एंड यूजफुलनेस, ठीक है? कुछ भी नहीं है, अब आप पढ़ेंगे तो आपको खुद को समझ में आने लगेगा। अकाउंटेंट इज़ ए प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, अकाउंटिंग में क्या होता है? आइडेंटिफाई होता है, मेज़र किया जाता है, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जा सकता है, उसके बाद कम्युनिकेट किया जाता है किसको? इंटरेस्टेड यूज़र को। इसको सिर्फ पढ़िएगा, लेकिन अभी एक बार मत पढ़िएगा, अभी समझ में नहीं आएगा। सेकंड चीज़, ये जो है आपकी प्रोसेस, इसको कहते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस। ये आपके
सिलेबस का पार्ट है, ठीक है, ये सिलेबस का पार्ट है अकाउंटिंग प्रोसेस। शॉर्ट में अभी बता दे रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में अकाउंटिंग प्रोसेस हम डिटेल में समझेंगे, हो सकता है आधा घंटा या 25 मिनट हम इसको समझेंगे। जब वो समझोगे ना, उसके बाद ये आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। तो अभी इसको एक बार आप सिर्फ रीडिंग कर लेना, ठीक है, ओनली रीडिंग कर लेना। लेकिन ये जो प्रोसेस जब हम डिटेल में समझ लेंगे ना, उसके बाद में आप बोलोगे ये डेफिनेशन ये क्या है, ये तो ऑब्वियस है, ये तो आपको लगेगा ऐसी ही होनी चाहिए, ठीक है। आप खुद एक डेफिनेशन बना पाओगे, इससे अलग एक डेफिनेशन जो कि सही लॉजिकल डेफिनेशन होगी, एक बार आप प्रोसेस जब समझ लेंगे। देखिए, कॉमर्स वाले बच्चों को पता होगा, उनको कोई इसमें स्पेशल बात नहीं लगनी चाहिए, बट फिर भी आप रिकैप कर लीजिए। कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स क्या कर लीजिए, रिकैप। और जो नॉन कॉमर्स वाले हैं वो क्या कर लीजिए, इसको लर्न, ठीक है। और ये हो गया आपने कॉमर्स वाले, ठीक है। अकाउंटिंग प्रोसेस देखिए, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेंगे, साथ में एक फ्लो चार्ट हमने यूज़ किया है किसी वेबसाइट से, आई गेस। ट्रांजैक्शन और इवेंट, एक ट्रांजैक्शन और इवेंट होता है, जैसे कि हम परचेज करेंगे, यहाँ पे हमने परचेज किया, क्या किया, परचेज, मटेरियल परचेज किया, बेचने के लिए किया, मटेरियल परचेज किया टू सेल, ठीक है। मटेरियल परचेज किया, पहला, एक नंबर। उसके बाद सोर्स डॉक्यूमेंट, सोर्स डॉक्यूमेंट का मतलब क्या हुआ, सॉरी, इनवॉइस, उसका इनवॉइस आएगा, उसके साथ आपका डिलीवरी चालान आएगा। दो बातें हो गई। तीसरी बात, एनालाइज करेंगे। एनालाइज का मतलब क्या है, ये एनालाइज कौन कर रहा है पता है क्या, ये एनालाइज आप ही कर रहे हो, आप ही जूनियर अकाउंटेंट हो, और आपको ही एनालाइज का काम करना है, और आपको ही पोस्टिंग का काम करना है। तो अब मान के चलिए आपको इस सीट पे बैठना है, इस कुर्सी पे बैठना है, ठीक है, सभी बच्चों को। तो मैं तो चाह रहा हूँ जो भी सीरियसली पढ़ रहा है, हर बच्चा जो है इसमें पास हो, क्रैक करे। लेकिन आप इसी पोजीशन पे बैठेंगे, अब उस पोजीशन पे आप जब बैठेंगे तब इतनी बेसिक सी बात आपको डाउट नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो जो सोर्स डॉक्यूमेंट हमारा तैयार हुआ, हमारे पास डिलीवरी चालान, इनवॉइस और अदर डॉक्यूमेंट्स आ सकते हैं। आप क्या करोगे, एनालाइज करोगे कि भाई इनवॉइस ठीक है कि नहीं है। मतलब ठीक से मतलब क्या होता है कि जैसे कि आपका कंपनी का नाम, कंपनी नेम ठीक है कि नहीं है। आप जीएसटी रजिस्टर्ड होंगे, ठीक है, तो आपका जीएसटीएन नंबर ठीक से लिखा है नहीं लिखा है, ठीक है, आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल है ना। बिल नंबर आप देखोगे है कि नहीं है। उसके अलावा आप पीओ नंबर देखोगे, ये सब चीज़ें आप देखोगे, है ना। टैक्स कैलकुलेशन करोगे कि भाई उसने 18% अगर जीएसटी लगाया है, तो क्या वो 18% ही आता है, या फिर 18% उसने लिखा है लेकिन एक्चुअली उसने 5% कैलकुलेट कर दिया। ये सब चीज़ें आपको चेक करनी होती है, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एनालिसिस। तो आप एनालिसिस करोगे, जब ये सब ठीक पाया जाएगा तो आप आ जाओगे यहाँ पे रिकॉर्डिंग में। आप क्या करोगे, इस इनवॉइस की कर दोगे रिकॉर्डिंग। तो रिकॉर्डिंग का मतलब हो गया, आपने क्या कर देनी है, इसकी एंट्री, एंट्री कर दोगे। तो एंट्री के अंदर आप क्या करोगे, परचेज़ को डेबिट करोगे, परचेजेज अकाउंट डेबिट करोगे, और टू क्रेडिटर, अभी पहले बात करी थी ना कि जिससे हम खरीदते हैं वो कौन होता है, क्रेडिटर। जिसको हम बेचते हैं सामान, वो कौन होता है, डेटर। अकाउंटिंग एंट्री रटिए मत, ये आप खुद करेंगे, अभी 2-3 क्लासों के बाद आप खुद समझ जाएंगे, खुद से करने लगेंगे, कुछ क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे। अभी के लिए आपने एंट्री कर ली। एंट्री करने के बाद इस एंट्री का बैलेंस निकाला गया, ठीक है, लेजर में पोस्टिंग की गई, बैलेंस निकाला गया, और उसके बाद ये कहाँ आ गया आपका, कहाँ पे आ गया, 3 नंबर ये हो गया, 4 नंबर ये हो गया, 5 ट्रायल बैलेंस में आ गया। ट्रायल बैलेंस जैसा कि आप एक इमेज देख पा रहे हैं, ये क्या है, स्केल है, ये तराजू है। ये हमारा डेबिट साइड है, और ये हमारा क्रेडिट साइड है। दोनों साइड हमेशा बराबर होने चाहिए। हिंदी में लिख देता हूँ, हिंदी वाले खुश हो जाएंगे, हमेशा बराबर होना चाहिए। अगर बराबर नहीं है तो हमारी अकाउंटिंग में गड़बड़ी है, हमारी पोस्टिंग में, हमारी बैलेंसिंग में, किसी भी, या इस प्रोसेस से पीछे की कोई प्रोसेस हमारी गड़बड़ होती है, तो इसमें डिफरेंस आ सकता है। अदरवाइज़ यह बराबर होता है। जब ट्रायल बैलेंस में आपने सारा बैलेंस रिकॉर्ड कर लेते हैं, सारी लेजर के बैलेंस कर लेते हैं, उसके बाद छठी प्रोसेस क्या हो जाती है, रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हो जाती है,
ठीक है। और ये रिपोर्टिंग कौन देखते हैं? आपके मैनेजमेंट, ठीक है। उसके अलावा स्टेक होल्डर्स, अगर हम शॉर्ट में बोलें, अच्छा ये स्टेक होल्डर्स मैं बताऊंगा आगे आपको, स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं, ठीक है। तो ये लोगों के पास में ही चली जाती है। तो ये हो गई हमारी 6 नंबर की स्टेप। आपको स्टेप भी रटना नहीं है, पहली दूसरी तीसरी ऐसे रटना नहीं है। आप खुद से सोचना है कि हमने सामान परचेज़ किया, वो हमारा ट्रांजैक्शन या इवेंट कहलाया। उसके बाद उसका इनवॉइस हुआ, सोर्स डॉक्यूमेंट जिसको बोलते हैं, वो 2 नंबर हो गया। फिर उसका क्या करोगे? एनालाइज़ करोगे, आप देखोगे बिल ठीक है नहीं है, सारे स्टेप्स को चेक करोगे, सारी कैलकुलेशन देखोगे, ठीक। उसके बाद में अगली स्टेप में क्या होगा? आपने अकाउंटिंग करनी है। आप अकाउंटिंग कर देंगे तो उसका बैलेंस जो होगा एट द एंड ऑफ द ईयर ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफ़र हो जाएगा। वहाँ से कहाँ चला जाएगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, जो हमारे स्टेक होल्डर के पास चले जाएंगे। तो ये अभी डिटेल्ड में नहीं था, ये बता दे रहा हूँ। हालांकि मैंने 8 मिनट इसमें ले लिए, डिटेल में नहीं है। सेकंड क्लास में हो सकता है हम डिटेल में बात करेंगे अकाउंटिंग प्रोसेस में, तो उसमें आप ठीक से समझ लीजिएगा। उसके बाद आपको जो ये फर्स्ट वाला है, ये और ये आपको कुछ भी नहीं लगेंगे। मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि आप अपनी एक डेफिनेशन बनाएंगे, ठीक है। अभी जो हम बात कर रहे थे यूजर्स की, देखिए ये जो अभी हम स्टेक होल्डर की बात कर रहे थे ना, ये स्टेक होल्डर यही होता है। तीसरा क्या है हमारा? स्टेक होल्डर्स, यूजर्स। ये भी बड़ा फेमस क्वेश्चन रहता है, ठीक है, इसको भी इम्पोर्टेंट लिख लीजिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो यूजर्स जो होते हैं ना, यूजर्स को हम स्टेक होल्डर्स भी कहते हैं, ठीक है। अरे स्टेक होल्डर, स्टेक होल्डर, स्टेक का मतलब क्या होता है? हिस्सा, ठीक है, हिस्सा रखते हैं ये लोग। तो यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, हिस्सा देखो मॉनेटरी भी हो सकता है, नॉन मॉनेटरी भी हो सकता है। तो आपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करें उसमें बहुत लोग इंटरेस्टेड होते हैं। बहुत लोग इंटरेस्टेड क्यों होते हैं? क्योंकि किसी को टैक्स मिलना है उस स्टेटमेंट के बेस पे। कोई आपको लोन दे के बैठा है, वो आपको असेस करेगा। किसी को लोन देना है क्योंकि आपने एप्लीकेशन दे रखी है। कुछ लेबर यूनियंस हैं जो ये फिराक में है कि अपना वेजेस कैसे बढ़वाएं। अगर आपने अच्छी परफॉर्मेंस करी तो ही तो उनका वेजेस आप बढ़ा पाओगे, ठीक है। उसके अलावा स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं, अगर आप लिस्टेड कंपनी हो तो आपको वहाँ पर रिपोर्ट करनी है ताकि वो आपको कंट्रोल कर सके, ठीक है। तो ये सब लोग क्या कहलाते हैं? यूजर्स कहलाते हैं, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। इनको शॉर्ट में स्टेक होल्डर्स भी कह सकते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फॉर एग्जांपल बता देता हूँ, जैसे कि एक फूड चेन है, फूड चेन, ठीक है। उसके लिए स्टेक होल्डर कौन है? FSAI, ठीक है, फूड सेफ्टी। उसके अलावा एक लिस्टेड कंपनी है, लिस्टेड कंपनी, उसके लिए स्टेक होल्डर कौन होगा? सेबी होगा। एक बैंक है जैसे कि ICICI बैंक, ICICI बैंक है, उसके लिए स्टेक होल्डर कौन होगा? RBI, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि फूड चेन कंपनी के लिए एक ही स्टेक होल्डर हो। फूड चेन कंपनी अगर लिस्टेड है तो उसके लिए सेबी जो है वो भी स्टेक होल्डर है, FSAI भी स्टेक होल्डर है, ठीक है। और जैसे कि हम बात कर लेते हैं AA, ये कौन है? AA एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो अगर आप एक एविएशन कंपनी है, एविएशन समझ गए, जो जहाज़ उड़ाते हैं, जैसे कि एयर इंडिया, ओके। अभी तो ये टाटा की हो गई, ठीक है। उसके बाद कोई और स्पाइस जेट हो गई, ओके। तो ये कंपनीज जो हैं ये किसके अनुसार काम करेंगी? AA के अनुसार। AA कुछ रूल्स बना सकता है इनके लिए। अगर ये कंपनीज लिस्टेड हैं तो फिर ये सेबी के पास भी होंगी। अगर इन कंपनीज ने कुछ डिवेंचर्स रख रखे हैं ऐसे जिनमें RBI का हस्तक्षेप होना चाहिए, तो ये RBI भी इनका स्टेक होल्डर है। उसके अलावा आम जनता भी है, क्योंकि आम जनता ने पैसे लगा रखे हैं तो आम जनता भी है। उसके लिए अपन कैसे भूल सकते हैं? इनकम टैक्स, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले भी तो हैं, इसको शॉर्ट में टैक्स डिपार्टमेंट कह सकते हैं, क्योंकि GST जो डिपार्टमेंट है वो भी टैक्स डिपार्टमेंट है, ठीक है। तो ये जो टैक्स डिपार्टमेंट है ये भी इसके स्टेक होल्डर्स हो गए। यानी कि उन इन्फॉर्मेशन को, कौन सी इन्फॉर्मेशन? जो ये इन्फॉर्मेशन हमारी निकल के आई थी, ठीक है। यहाँ पर जो ट्रायल बैलेंस का रिपोर्टिंग हुई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो कौन लोग यूज़ करते हैं? वो ये सब लोग यूज़ करते हैं। कौन? आपके इन्फॉर्मेशन यूजर्स, ठीक है। अब एक बार यहाँ थोड़ा सा लिख दे रहे हैं अगर पेपर में आ जाए तो, मैनेजमेंट, ठीक है। उसके अलावा गवर्नमेंट अथॉरिटी, गवर्नमेंट अथॉरिटी इंक्लूड्स गवर्नमेंट, ये ध्यान रखिएगा,
ठीक है, जो गवर्नमेंट की जैसे सेबी वगैरह बताई हमने, नॉर्मल सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, स्टेट गवर्नमेंट हो गई, ठीक। उसके अलावा आपके शेयर होल्डर्स हो गए, उसके अलावा आपके क्रेडिटर्स हो गए जिनसे आपने उधार में सामान खरीदा, ठीक है। अच्छा, यहाँ जब मैं क्रेडिटर लिख रहा हूँ ना तो दोनों इंक्लूड है, दोनों मतलब आपके करंट, ठीक है, और नॉन करंट, दोनों इंक्लूसिव है। नॉन करंट कौन हो गए, जिससे हमने लोन ले रखा है, जैसे कि बैंक्स। तो ये सब कौन हो गए हमारे, ये सब हो गए हमारे यूजर्स या स्टेक होल्डर्स, ठीक है। ये बातें हो गई। उसके बाद में क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग कैसी होनी चाहिए। देखिए, अब आप खुद अपने हिसाब से बताइए अकाउंटिंग कैसी होनी चाहिए। जब आपने देखा कि इतने सारे लोग डिपेंड करते हैं, निर्भर करते हैं अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स के ऊपर, फाइनल अकाउंट्स के ऊपर, तो वो कैसी होनी चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए, उस पर भरोसा किया जा सके, ठीक है। अंडरस्टैंडेबिलिटी होनी चाहिए, यानी वो देखने से समझ में आए उसको, अगर एक नॉलेजेबल पर्सन जो कॉमर्स की नॉलेज रखता हो उसको भी समझ में आए, और सामान्य शिक्षा वाले व्यक्ति को भी सामान्य अगर भाषा में बताया जाए तो उसको भी समझ में आनी चाहिए। उसके बाद रिलेवेंस, रिलेवेंट होने चाहिए। उसके बाद है कंपेरेबिलिटी, कंपेरेटिव से मतलब यह है कि मान के चलिए आपने 2023 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए, तो उनकी कंपेरेबिलिटी 2022 में जो आपने बनाए थे ना उनसे की जा सके, इस तरह के होने चाहिए। ऐसे नहीं है आपने 22 में कुछ अलग पॉलिसी फॉलो करी, ठीक है, और 23 के अंदर में आपने डिफरेंट पॉलिसी फॉलो कर दी, ठीक है, डिफरेंट पॉलिसी, तो ये नहीं चलेगा, ध्यान रखिए, आपके कंपेरेबल होनी चाहिए। आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। शायद कंसिस्टेंसी है, आई गेस कंसिस्टेंसी है, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, हालांकि अब तो हट गए हैं, इंड एस आ गए हैं, बट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 भी इसके बारे में बात करता था, और इंड एस भी इसके बारे में बताते हैं, बट आपको इतना नहीं पढ़ना है, आप एक बार इसको छोड़ दीजिए। आप इतना ध्यान रखिए बस कंपेरेबल होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ को आप छोड़ दीजिए, बस कंपेरेबल होना चाहिए, इस तरह से बनाया जाए कि 2 ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपेयर किए जा सकें। अरे यार, ये मिटता क्यों नहीं है, ठीक है, इसको देखिए। ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, अच्छा, अब क्यों आपको अकाउंटिंग करनी चाहिए। आप बिजनेस ऐसे भी तो कर सकते हैं, काम करते रहिए, प्रॉफिट आ रहा है नहीं आ रहा है उससे क्या मतलब है, आप सेल करिए, पैसा मिलेगा, परचेस करिए, पैसा दीजिए, बात खत्म। नहीं, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, अकाउंटिंग क्यों ज़रूरी है। देखिए, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव अगर आपसे पेपर में पूछ ले, ये भी इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव अगर आपसे पूछ लें तो आप बता सकते हैं मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस, बिजनेस का रिकॉर्ड इससे बनता है कि बिजनेस कैसा चल रहा है, ठीक है, बिजनेस कैसा चल रहा है वो रिकॉर्ड इससे बनता है, ठीक है। उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस, ठीक है, प्रॉफिट और लॉस का जो है कैलकुलेशन किया जाता है। तीसरा, डिपिक्ट द फाइनेंशियल पोजीशन, डिपिक्ट का मतलब होता है दर्शाता है, ठीक है, क्या दर्शाता है, वित्तीय स्थिति, कि भाई कोई कंपनी कैसी है, उस कंपनी की स्थिति क्या है वो दर्शाता है। मेक इन्फॉर्मेशन अवेलेबल टू वेरियस ग्रुप एंड यूजर, देन अगेन वही बात हो गई, ये कौन है साहब, हमारे स्टेक होल्डर्स, ठीक है। उसके बाद रोल ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का रोल क्या है, अकाउंटिंग इज़ नॉट एन एंड इन सेल्फ, ठीक है। ये एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है जो कॉमर्स वाले बच्चों को हालांकि आता है, ठीक है। इसको एक बार, इस लाइन को आप भूल जाइए कि ये लाइन है ही नहीं, नॉन कॉमर्स वालों के लिए कह रहा हूँ, ये लाइन को एक बार भूल जाइए, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत कर सकती है, पेपर में हालांकि आएगी भी नहीं, इसको भूल जाइए, आप यहाँ से पढ़िएगा। द पर्पज़ ऑफ अकाउंटिंग इज़ नॉट अकाउंटिंग, ठीक है, तो जो मैंने कटवाया ना उसका मीनिंग यही होता है, बट इस लाइन को आप मत पढ़िएगा, आप पढ़िएगा कहाँ से, यहीं से, द पर्पज़ से। द पर्पज़ ऑफ अकाउंटिंग इज़ नॉट अकाउंटिंग, ठीक। तो अकाउंटिंग का काम अकाउंटिंग नहीं है तो क्या है भाई, फिर अकाउंटिंग कर क्यों रहे थे इतने दिनों से, ये इसलिए, द पर्पज़ ऑफ अकाउंटिंग क्या है, इज़ टू प्रोवाइड यूज़फुल इन्फॉर्मेशन, कैसी भी इन्फॉर्मेशन नहीं, वो तो कोई भी बता देगा कि भाई आपके पास 4 भेड़ है, 4 बकरियाँ हैं, ये क्या है, ये तो इन्फॉर्मेशन है, बिल्कुल इन्फॉर्मेशन है, बट यूज़फुल नहीं है, इससे किसी को कोई लेना देना नहीं है। तो अकाउंटिंग से क्या है, यूज़फुल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, किसको प्रोवाइड करता है, टू रिलेवेंट डिसीजन मेकर, रिलेवेंट डिसीजन मेकर वही फिर मैंने बता दिया, कौन, बताओ जल्दी, स्टेक होल्डर, ठीक है, स्टेक होल्डर ही हो गए, बोथ
इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो स्टेक होल्डर इंक्लूड्स ऑल, ओके, इंटरनल आंतरिक वाले भी और बाहरी, बाहरी हो गए बैंक्स, गवर्नमेंट अथॉरिटी, ठीक है। इंटरनल कौन हो गया आपका मैनेजमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये सब हो गए। तो दोनों को रिलेवेंट लोगों को एक यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। क्या चीज़ का रोल प्ले करता है? लैंग्वेज ऑफ ए बिजनेस। अगर इसको हम बिजनेस की लैंग्वेज बोलें तो गलत नहीं होगा, ठीक है। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड का मतलब होता है कि आपने कोई चीज़ कितने में खरीदी, कितने में बेची, वो सब चीज़ों की भी ये डिटेल बताता है। उसके अलावा आपका करंट इकोनॉमिक रियलिटी कि आप आज किस पोजीशन में हो सकता है कि आप 20 साल पहले कंपनी आपने शुरू करी तब आपकी स्थिति बहुत ख़राब थी, लेकिन आज आप रिलायंस बन गए। रिलायंस के साथ क्या है, यही तो केस है। हो सकता है 20 साल पहले आप बहुत अच्छे थे लेकिन आज आप कचरे के भाव में बिक रहे हो, जैसे कि किंगफिशर की हालत हुई। तो ये किस किस चीज़ से आपको पता चला? आपको पता चला अकाउंटिंग करने की वजह से। अकाउंटिंग होगी तभी तो फाइनेंशियल पोजीशन पता चलेगी। तो वो अकाउंटिंग करने की वजह से ही तो फाइनेंशियल पोजीशन पता चली, और उस पोजीशन की वजह से तो हमने पाया कि भाई जो रिलायंस है वो 20 साल में जाइंट बन चुकी है। जाइंट मतलब बहुत बड़ा, ठीक है। और किंगफिशर जो है ना वो फर्श पे आ गई है। तो ये हमको कहाँ से पता चला? अकाउंटिंग की वजह से, ठीक है। उसके अलावा ये अपने यूजर्स को सर्विस भी देता है, ठीक है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। हालांकि सेशन थोड़ा सा लंबा हो रहा है, बस इसके बाद ये ख़त्म होने वाला है। टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आने का है, ठीक है। यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा। आपसे पूछ सकता है कितने तरह की होती है, आप बता सकते हैं 3 तरह की होती है, ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। थोड़ा सा बता देता हूँ मैं। फाइनेंशियल, अभी तक जो भी हमने बात करी ना वो थी फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बात खत्म। ये 3 चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। इंग्लिश में है बट बहुत आसान भाषा में है, इंग्लिश है बट आप हिंदी मीडियम वाले भी इसको थोड़ा थोड़ा पढ़ने की कोशिश करिए, समझ में आएगी। कॉन्सेप्ट वही है जो अभी तक बताया गया है। पहली हो गई फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब इन दो के बारे में हमने बात करी ही नहीं, क्योंकि ये हमारे पेपर में है नहीं, हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक है। हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन इनका जो डेफिनेशन है ना ये हमारे सिलेबस का पार्ट है। इनकी डेफिनेशन हमारे सिलेबस की पार्ट है, ठीक। तो डेफिनेशन हम इसको रटेंगे नहीं। देखिए रटने वाली चीज़ मैं शुरू से ही मना कर रहा हूँ, रटने की बात हम कभी भी नहीं करेंगे, हम कॉन्सेप्ट समझेंगे। अकाउंटिंग का अभी हमने क्या बोला था कि पर्पज़ होता है, ठीक है। अकाउंटिंग के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, अकाउंटिंग से कुछ अचीव किया जाता है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग से क्या अचीव किया जाता है? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, स्टेटमेंट्स बनाना, ये सब फाइनेंशियल नेचर के होने चाहिए, यानी कि सेल, परचेज, प्रॉफिट्स, ये सब चीज़ें हो गई फाइनेंशियल। कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या होती है कि आपको कॉस्टिंग निकालनी पड़ती है, आपको प्राइसेस डिसाइड करनी पड़ती है ना। यहाँ लिख देता हूँ मैं, टू कैलकुलेट कॉस्टिंग, ठीक है। स्पेलिंग गड़बड़, टू कैलकुलेट कॉस्टिंग, ठीक है। कॉस्टिंग का मतलब हो गया प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज, ठीक है। तो वो चीज़ किस अकाउंटिंग से हो पाती है? कॉस्ट अकाउंटिंग। तो आपसे पूछ लिया जाए शॉर्ट क्वेश्चन, टू कैलकुलेट द कॉस्टिंग या टू एसरटेन द प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विस, विच टाइप ऑफ अकाउंटिंग डू यू यूज़? आंसर क्या हो जाएगा उसमें? कॉस्ट अकाउंटिंग। आप पढ़ लीजिए, वही लिखा हुआ है। द पर्पज ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज टू एनालाइज द एक्सपेंडिचर सो एज टू एसरटेन द कॉस्ट ऑफ वेरियस प्रोडक्ट। यानी कि इसका पर्पज़ क्या है? एक्सपेंडिचर को एनालाइज करना, जिससे कि कॉस्टिंग पता की जा सके और प्राइजेस को क्या किया जा सके? फिक्स किया जा सके, प्राइजेस को फिक्स किया जा सके। उसके साथ साथ ये क्या हेल्प करता है? कंट्रोलिंग इन कॉस्ट। कॉस्ट को कंट्रोल कब कर पाओगे? जब आपको पता हो कि कॉस्ट कितनी लग रही है, ठीक है। उसके अलावा डिसीजन मेकिंग में ये हेल्प करता है। मैनेजमेंट को कैसे करता है? एक होती है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, हालांकि ये सिलेबस में है ही नहीं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग होती है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में क्या होते हैं? स्टैंडर्ड्स पहले मैनेजमेंट तय करता है, उसके बाद में जब एक्चुअल रिजल्ट्स आते हैं उनको कंपेयर किया जाता है, और जो वेरिएशन होता है उसको डेविएशन भी बोलते हैं और वेरिएंस भी बोलते हैं। तो जो वेरिएशन होता है उस वेरिएशन के बेस पे मैनेजमेंट अपने डिसीजन बनाता है, या जो पुराने डिसीजन है उनमें अपग्रेडेशन या चेंजेस करता है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग 3 बातें कहती है। पहली, आपकी कॉस्ट पता करेगी, प्राइजेस को सेट करेगी। दूसरी, आपकी कॉस्ट जो है उसको कंट्रोल करती है, ठीक है। और तीसरी, मैनेजमेंट को नेसेसरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। 3 बातें कहती है। यहीं से क्वेश्चन है आपको डायरेक्ट देखने को मिल सकता है, उसके अलावा कोई कैलकुलेशन का क्वेश्चन आपको नहीं दिया जाएगा कि आप कॉस्टिंग निकाल के बताइए। तीसरा हो गया मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो जो ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हमने बात करी ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग ही है, बट
बेसिकली दो ही तरह की अकाउंटिंग होती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक नया कॉन्सेप्ट है, बट काफ़ी साल पहले आ चुका था। कॉस्ट अकाउंटिंग का एक पार्ट होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कोई स्पेशल चीज़ नहीं है। जो कॉस्ट अकाउंटिंग से जो डेटा निकल के आता है ना, डाटा रिसीव्ड फ्रॉम, कहाँ से निकल के आएगा, कॉस्ट अकाउंटिंग। वो कहाँ यूज़ किया जाएगा, यूज़ इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में वो डेटा यूज़ किया जाएगा जिससे कि रैशनल डिसीजन लिए जा सके। जो मैंने आपको बताया मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में हेल्प होती है, वो ऐसे ही होती है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये पार्ट तो हो गई। ठीक है, 3 तरह की अकाउंटिंग थी, कोई स्पेशल खास बात नहीं थी। एक बार रिकैप कर लेते हैं, ठीक है, ये मैंने आपको सिलेबस बता दिया था। टर्म जो एंटिटी थी, बिजनेस एंटिटी हो गई, ट्रांजैक्शन आपका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो गया, एसेट जो आपने बिजनेस में और प्रॉफिट्स कमाने के लिए रखी है, उनका यूज़ करने के लिए रखी है, जिनसे आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलने हैं। लायबिलिटी जो आपकी ऑब्लिगेशन है, जो आपको पे करनी है। ठीक है, कैपिटल मैंने छुड़वाया है। सेल्स जो आप नॉर्मली सेल करते हैं, जो रेवेन्यू रिसीव होता है वो सेल्स कहलाता है। बट जो ऑर्डिनरी है वो सेल है, जो रेवेन्यू है वो क्या है, सेल प्लस अदर रिसीट्स, जो कि आपकी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस की भी है और अदर रिसीट्स भी है। एक्सपेंसेस मैंने बता दिया रिकरिंग होते हैं, एक्सपेंडिचर नॉर्मली नॉन रिकरिंग होते हैं। थ्योरी आप पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। प्रॉफिट्स जो नॉर्मल प्रॉफिट्स है, P&L में आपको प्रॉफिट जो निकल के आता है वो सब प्रॉफिट है। अकाउंटिंग ईयर के लिए प्रॉफिट कैलकुलेट होता है। गेन आपको बता दिया कि जो अलग चीज़ें होती है, जैसे कि सेल ऑफ फिक्स असेट या सेल ऑफ समथिंग इन्वेस्टमेंट, ओके, वो आपके गेन हो गए। लॉसेस का मतलब 3 तरह की बातें हमने बात करी थी। 3 तरह की क्या बात करी थी कि रेवेन्यू से रिलेटेड जो प्रॉफिट का अपोजिट है वो भी लॉस कहलाता है। उसके अलावा अगर आपको कोई मनी टर्म्स की चीज़ है, उसमें आपको नुकसान होता है, जैसे कि असेट का जल जाना, खो जाना, ये सब भी आपका लॉस है। उसके अलावा गेन का जो अपोजिट है, यानी कि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ जो फिक्स असेट था वो गेन कहला गया, और लॉस जो है ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट वो लॉस कहला गया। उसके बाद डिस्काउंट में हमने थोड़ी बात करी थी। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने बताया था किस तरह से क्वेश्चन आता है। 2 तरह के डिस्काउंट होते हैं, आपका ट्रेड डिस्काउंट हो गया और कैश डिस्काउंट हो गया। ट्रेड डिस्काउंट की अकाउंटिंग एंट्री नहीं होती है, कैश डिस्काउंट की अकाउंटिंग एंट्री होती है। वो बिजनेस के लिए एक खर्चा माना जाता है हमारे लिए। जब हम बात करेंगे तो हम हमारे लिए बात कर रहे हैं, हम सेलर हैं। जब बायर की बात करेंगे तो उस केस में बात करेंगे। अभी यहाँ डिस्काउंट वाले केस में हमने सेलर के पॉइंट से बात करी है। वाउचर जो भी खरीदते हैं, बेचते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं, उनमें जो भी कागज़ जनरेट होते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स जनरेट होते हैं, वो वाउचर कहलाते हैं। फिजिकल भी हो सकते हैं, डिजिटल भी हो सकते हैं। गुड्स के बारे में हमने बात करी थी। ठीक है, ड्राइंग्स हमने ज़्यादा बात नहीं करी थी क्योंकि हम इसको सेपरेट एंटिटी में समझेंगे। परचेजेस के बारे में हमने बात कर ली थी कि रीसेल करने के लिए भी परचेज की जाती है और यूज़ करने के लिए भी परचेज की जाती है। स्टॉक के बारे में हमने नॉर्मल बात करी थी कि किसको इन्वेंट्री कहते हैं, क्लोजिंग स्टॉक भी बोलते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर। और इसका एक कॉन्सेप्ट है COGS का कॉन्सेप्ट, वो कोस्ट कॉन्सेप्ट जब हम पढ़ेंगे। ठीक है, जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो हमारे पेपर में बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। RHB जूनियर अकाउंटेंट में बहुत क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशन से, तो उसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और वहीं पे हम स्टॉक को एक बार डिस्कस कर लेंगे। डेटर्स, हम जिससे सामान खरीदते हैं उसको क्या कहते हैं, क्रेडिटर्स। देखिए, कंफ्यूज करने के लिए मैंने बोला है डेटर्स और क्रेडिटर्स, बहुत इजी चीज़ें हैं। आप इसको हिंदी में बात करें तो देनदार और लेनदार। ठीक है, तो डेटर्स, हमने जिसको सामान बेचा वो हमारा डेटर है क्योंकि हमें उससे पैसा मिलना है, वो हमारा देनदार है। क्रेडिटर, जिससे हमने सामान खरीदा, ठीक है, और उधार में खरीदा है ऑब्वियसली, तो वो हमारा क्रेडिटर हो गया। तो इन शॉर्ट क्या बोलेंगे हम, वी सेल टू डेटर्स। हम किसको उधार बेचते हैं, डेटर को, क्योंकि डेटर से हमको पैसा मिलना है। और हम किससे खरीदते हैं, क्रेडिटर से, और क्रेडिटर से जब उधार खरीदेंगे तो हमें उसको पैसा चुकाना होगा। ये हमारे शॉर्ट में सारे टर्म्स थे और ये बातें मैंने डिटेल में बताई ली, इनका रिकैप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास जो होगी प्रोबेबली, ठीक है, जो नेक्स्ट क्लास हमारी होगी ये होगी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स कन्वेंशंस। ठीक है, और ये किसका हिस्सा है, गैप्स, जनरली अकाउंट एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स।
तो गैप्स का हिस्सा है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और कन्वेंशन, और हमारे पेपर के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको मैं वेरी इम्पोर्टेंट लिख देता हूँ, ठीक है। जो ये आपकी रहेगी, देते हैं, जो नेक्स्ट क्लास होगी वो इसके बारे में होगी। देखिए क्लासेस थोड़ी सी हो सकता है लंबी हो जाए, इनिशियली लंबी हो जाए, कोशिश करेंगे इनको टुकड़ों में तोड़ने की और 20-20 मिनट की या 25-25 मिनट की क्लासें डालने की। बट अभी के लिए क्या है ना, ये जो कॉन्सेप्ट हमने सब समझे हैं, ये सारे जो कॉन्सेप्ट हैं आपके, वो सब कॉन्सेप्ट आपको एक ही बार में पढ़ने ज़रूरी थे। अगर उनको आप ब्रेक करके अलग अलग दिन पढ़ेंगे तो आपको कभी भी समझ में नहीं आएगा, भूल जाएंगे पुराना। इस क्लास को आप देखिए, समझिए, और उसके बाद में आप नेक्स्ट डे इसको फिर देखिएगा, थोड़ा रीड आउट करिएगा, और जो डाउट रहते हैं वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम उसके बारे में आपको डिटेल में कमेंट में जितना हो सके थ्योरेटिकली आपको बताएंगे, और जो कमेंट में हमारे टॉप कमेंट्स रहेंगे, टॉप क्वेश्चंस जो लोगों के रहेंगे, उसके बारे में हम क्या करेंगे, क्लास एक कर लेंगे बीच बीच में, ठीक है। यानी कि वीकली क्लास कर लेंगे, वीकली डाउट सॉल्विंग क्लास कर लेंगे, ठीक है। और ये जो सिलेबस है आपका 60% का है आर एच बी जूनियर अकाउंटेंट के लिए, और आर एस एम एस एस बी के लिए कितना है 50%, और उस 60% का 50% अकाउंटेंसी है, ठीक है। तो ये अच्छे से हमको पढ़ना है, और ये पूरा होने के बाद मैं आपको गारंटी देता हूँ आप ज़्यादा भी नहीं तो 7 क्वेश्चन 10 में से ठीक कर पाएंगे, नॉन कॉमर्स वाले। और जो कॉमर्स वाले हैं वो 10 में से 9 ठीक कर पाएंगे। देखो 10 में से 10 तो ठीक नहीं होते हैं, मेरे भी नहीं होंगे, किसी के भी नहीं होंगे, तो 10 में से 10 कभी ठीक नहीं है। हमारा टारगेट 10 में से 9 का ही है कॉमर्स वालों के लिए, और नॉन कॉमर्स वाले 7 करेंगे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि नॉन कॉमर्स वाले जो है 7 नहीं कर सकते। नॉन कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स अगर अच्छी तैयारी करेंगे और एकदम सिस्टमेटिकली रिलीजियसली क्लासेस करेंगे, और क्वेश्चन जो हम कराएंगे वो सब अच्छे से करेंगे, रीडिंग अच्छे से करेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे, पेशेंटली समझेंगे, वो लोग भी यहाँ पर फॉल कर सकते हैं। और देखिए ये आप यहाँ के लिए पढ़ रहे हैं, बट ये आपको सभी जगह काम आने वाली है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, एवरी ऑर्गेनाइजेशन। अकाउंटेंट का अगर पेपर है ना तो ये सब आपको आना चाहिए, ठीक है। तो मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में, प्रोबेबली कल हो सकती है, नहीं तो परसों श्योरली होगी। ओके बाय, हेल्थ का ध्यान रखिए, कंजक्टिवाइटिस फैल रहा है, ठीक है, तो कंजक्टिवाइटिस से दूर रहिए। ओके बाय बाय।